विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के एपिसोड में बात करेंगे ऑक्सीजन पर किए गए शोध की और साथ ही बताएंगे कैसे आपके घर तक पहुंचती है बिजली। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। वैज्ञानिक वर्षों से दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में जुटे हैं। इसकी वजह है कि वो मानते आए हैं कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा संभव नहीं होगा। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा इस बात का पता लगाया है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने समय तक उपलब्ध रहेगी। इस शोध को हाल ही में नेचर जियो साइंस में प्रकाशित किया गया है। क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। जैसे जैसे सूर्य की उम्र बढ़ेगी, ये ज्यादा चमकदार होता जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में पृथ्वी ज्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त करेगी। ज्यादा ऊर्जा पृथ्वी की सतह को प्रभावित करेगी, जिसके कारण सिलिकेट चट्टानें जैसे कि बेसॉल्ट और ग्रेनाइट तेजी से खत्म होने लगेंगी। जैसे जैसे इन चट्टानों का क्षरण होगा, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से बाहर निकलने लगेगी और रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए कार्बोनेट खनिजों में बंद हो जाएंगी। सैद्धांतिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड स्तर के नीचे गिरने पर पृथ्वी का ठंडा होना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 2 अरब साल में ये प्रभाव सूर्य की कठोर चमक से बेअसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य कारक हैं, लेकिन घटते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाएगी। नतीजा, कुछ प्रकार के पौधे एक साथ खत्म हो जाएंगे। कम प्रकाश संश्लेषण का मतलब है कम ऑक्सीजन का उत्पादन, और इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी, जिसका नतीजा होगा अन्य जनजीवन के लिए खतरा। लेकिन ऐसा कब होगा, ये जानने के लिए जापान और यूएस के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया, ताकि भविष्य में पृथ्वी पर कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर चक्र की उत्पत्ति का पता लगाया जा सके। उन्होंने जलवायु विकास और पृथ्वी की सतह और इसके आंतरिक हिस्से यानी कि मैंटल की आपसी प्रतिक्रिया का भी अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने इसके लिए 2 सैद्धांतिक परिदृश्य तैयार किए, जिसमें एक पृथ्वी की तरह सक्रिय जीव मंडल वाले ग्रह और दूसरा असक्रिय जीव मंडल वाले ग्रह को चुना। रोचक बात यह है कि दोनों ही परिदृश्यों में समान परिणाम देखने को मिले। ऑक्सीजन का स्तर भविष्य में 1 अरब साल में तेजी से गिरना शुरू हो गया। इस प्रक्रिया का प्रभाव दूरगामी रूप से मेंटल और सतह के वायुमंडल के बीच की प्रतिक्रिया पर भी पड़ेगा। संक्षिप्त में, ये सबडक्शन के दौरान पृथ्वी के अंदर समाहित होने वाली चट्टानों की जियोकेमिस्ट्री और पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाली गैस के बीच के संतुलन पर निर्भर करता है। ये इस बात को तय करता है कि पृथ्वी का वातावरण कब तक ऑक्सीजन से भरपूर रहेगा। इस अध्ययन द्वारा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण 1.08 अरब साल तक मौजूद रहने वाला है, जिसका असर सभी जीवों पर पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस बात का भी पता लगाया है कि पृथ्वी पर पानी के खत्म होने तक रहने योग्य जीवन काल की अवधि लगभग 7.2 अरब साल होगी, लेकिन अनुमान के मुताबिक उस समय तक केवल 20 से 30% ऑक्सीजन युक्त वातावरण ही मौजूद होगा। कल्पना करिए कि हम किसी दूसरी दुनिया के प्राणी होते और किसी एक्सोप्लैनेट के वातावरण में ऑक्सीजन की तलाश कर रहे होते। अगर हमारे उपकरण
पृथ्वी के ऊपर अब से 2 अरब साल बाद या पहले गुजरते तो हमारा अनुमान गलत होता। हम ये मान लेते कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है और हम तलाश में आगे निकल जाते। यही समस्या खगोलविदों और ग्रह विज्ञानियों के सामने भी आती है कि जीवन की तलाश के लिए किस तरह के एक्सोप्लैनेट को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि एक्सोप्लैनेट्स पर मौजूद गैसों को और भी बेहतर तरीके से समझा जाए और ये जाना जाए कि ये गैसें किस तरह जीवन के संकेत देती हैं। तभी जाकर जीवन लायक अन्य स्थान की खोज कर पाएंगे। एक स्विच दबाया और ऑन, चाहे लाइट हो चाहे पंखा, ये कमाल है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का, जो हमारे घरों तक पहुंचने से पहले एक लंबी यात्रा तय करती है। लेकिन इस लंबी यात्रा के बाद भी बिजली थकती नहीं, झट से काम करना शुरू कर देती है। एक छोटे से स्विच बोर्ड के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद आपको एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जिस पर आप रोजाना निर्भर करते हैं। कैसे? आइए आज बिजली के हमारे घरों तक पहुंचने की तकनीक को समझते हैं। बिजली अलग अलग चरणों और स्थानों से होते हुए हमारे घरों तक पहुंचती है। बिजली की यात्रा शुरू होती है पावर ग्रिड स्टेशन से। ये बिजली उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के जरिए एक पुल का काम करता है। पावर ग्रिड स्टेशन के 3 मुख्य घटक होते हैं: जनरेटिंग प्लांट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इकाइयां। पावर प्लांट्स ईंधन के रूप में हवा, कोयला, सौर और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इस ऊर्जा को बॉयलर, फर्नेस, टरबाइन, कूलिंग टावर और जनरेटर की मदद से बिजली में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद इस बिजली को सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में सब स्टेशन का अहम रोल होता है। आमतौर पर ये पावर ग्रिड के पास स्थित होते हैं और सब स्टेशन वोल्टेज को बढ़ाते हैं और बिजली की ऊर्जा को बनाए रखते हुए लंबी दूरी तक भेजने में मदद करते हैं। ऐसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से किया जाता है, जो वोल्टेज को बढ़ाने में मदद करता है। बिजली पहले सब स्टेशन ट्रांसफार्मर से गुजरती है और फिर ये ट्रांसमिशन नेटवर्क में जाती है। ट्रांसमिशन नेटवर्क बिजली को पावर सब स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक वितरित करने में मदद करता है। ये बिजली को घरों, दफ्तरों और कमर्शियल एरिया तक पहुंचाता है। यहाँ तक बिजली का वोल्टेज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उपभोक्ता तक पहुंचने में बिजली को लंबी दूरी तय करनी होती है। ट्रांसमिशन नेटवर्क ओवरहेड लाइंस या फिर अंडरग्राउंड बनी होती हैं। जैसे कि ये लाइन अल्ट्रा हाई वोल्टेज होती हैं, इसलिए ये इंसुलेटेड होती हैं, ताकि किसी के संपर्क में आने पर उसे करंट ना लगे। एक बार फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से बिजली के वोल्टेज को सुरक्षित मानक तक पहुंचाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि घरों तक पहुंचने से पहले ये कम शक्तिशाली हो। उपयोग के मुताबिक सब स्टेशन का प्रकार और वोल्टेज अलग अलग होता है। औद्योगिक क्षेत्र में 33,000 वोल्ट का उपयोग होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में 11,000 से 33,000 वोल्ट की जरूरत होती है। घरों और बिल्डिंग्स में बिजली पहुंचाने वाले ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट पर बिजली पहुंचाते हैं। सब स्टेशन नेटवर्क से बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लाइंस तक पहुंचती है, ताकि वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच सके। ये पावर लाइंस ओवरहेड या जमीन के अंदर होती हैं। पड़ोस में पहुंचने पर दोबारा बिजली को एक छोटे ट्रांसफार्मर से होकर गुजारा जाता है, ताकि इसके वोल्टेज को कम किया जा सके और इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। आखिरी चरण में बिजली आपके घर तक पहुंचती है, जहां मीटर इस्तेमाल होने वाली बिजली का रिकॉर्ड रखता है। सर्किट के जरिए बिजली हमारे घरों और दफ्तरों के अलग अलग हिस्सों के स्विच बोर्ड में बंट जाती है और आखिर में घर की दीवारों में मौजूद तारों के जरिए पावर स्विचेस तक पहुंचती है। यहाँ से आप अपने हिसाब और सहूलियत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है साइटेक का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक एक नए अंक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।